नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रभात। असम में बड़ी दिलचस्प अब रणनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। चूंकि हेमंता बिस्व शर्मा अपने आप ही इस पूरी लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं और कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहते। अब एक बार फिर से उन्होंने कई सारे चीजों को एक साथ बांधकर कांग्रेस के ऊपर एक राजनीतिक बम की तरह गिराया है। मसलन उन्होंने शुरुआत की कि कांग्रेस जो है मियां मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर विधानसभा की उम्मीदवारी के लिए 3-4 करोड़ रुपया ले रही है। दरअसल वो इस आरोप के सहारे बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के पास अगर कहीं जीत की उम्मीद है तो वो सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है। ये और चूंकि ये राजनीतिक सरगर्मी इनके आरोपों से पहले ही चल रही है, तो वहां एआईयूडीएफ और कांग्रेस के बीच में जो मुस्लिम वोटों के लिए मारामारी है, उसकी तरफ हेमंता बिस्व शर्मा इशारा कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस जो है कांग्रेस के एक मुस्लिम नेता ने ये घोषणा कर दी कि साहब मियां मुस्लिमों के लिए 48 सीटों पर आरक्षण कर देना चाहिए, यानी ये सीटें सिर्फ मुस्लिमों को दी जानी चाहिए। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भाई मियां मुस्लिम विधानसभा सीटों पर तो लूट मच रही है, क्योंकि कांग्रेस एक एक उम्मीदवार से 3 से 4 करोड़ रुपया मांग रही है। क्योंकि कांग्रेस ने वहां एक नया वो शुरू किया, मतलब जो कांग्रेस में आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ है कि इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क लिया जाएगा। और इसी पर हेमंता बिस्व शर्मा ने सारा तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी का पूरा सिस्टम ही पैसे पर आधारित है। क्योंकि वो सोनितपुर जिले में एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे पत्रकारों से कि भाई मियां मुस्लिम सीटों के लिए तो और भी ज्यादा उसके लिए कांग्रेस में बहुत मारा मारी है, क्योंकि 3 से 4 करोड़ रुपया पर सीट का जो पिछली बार उस पार्टी ने लिया था। ये चूंकि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कौन कौन सी सीटों पर क्या होगा, लेकिन बता दें कि मियां जो है जो शब्द है असम में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। और इसको हेमंत बिस्व शर्मा बिना किसी हिचक के बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि गैर बंगाली बोलने वाले जो लोग हैं वो आमतौर पे उन्हें बांग्लादेशी अप्रवासी कहते हैं, और उनका कहना ये है कि ये मूल असमी मुस्लिम नहीं है। और ये बात को हेमंता बिस्व शर्मा अपनी राजनीति में बार बार प्रेशर डालते हैं कि जो भी उनसे, कई बार आपने देखा होगा देश का मीडिया सवाल भी पूछता है कि आप मुसलमानों को मियां मुस्लिम बोलते हैं, तो वो उसको भी क्लैरिफाई करते हैं कि हाँ मैं उनको बोलता हूं, वो बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए वो बोलते हैं। क्योंकि हाँ, इस पर तो बहुत सारे विरोध भी हुए, और अब तो ये शब्द जो है असम में भी आम बोलचाल की भाषा में उनके बाद चल गया है। क्योंकि अब 126 जो वहां विधानसभा सीट है उसमें 2023 में परिसीमन करके काफी कुछ चीजें राजनीतिक तौर पर हिमंता बदल भी चुके हैं। क्योंकि वो पत्रकारों से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोगों ने एडवांस दे दिया। हालांकि अभी तक इस पर जो अगर गौरव गोगोई की तरफ से देखें तो गौरव गोगोई ने कहा कि इस तरह की फैंटेसी, वो पहले भी इस तरह के आरोपों को नकारते रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने ये कहा है कि जो अब शुक्रवार से विधानसभा चुनाव के लिए उसने प्रक्रिया शुरू की थी आवेदन की, जो मार्च अप्रैल में होने की संभावना है चुनाव, और अभी से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को ढूंढ रही है। तो कांग्रेस के जो लोगों का कहना यह है कि बैंक ड्राफ्ट के जरिए 50,000 रुपए आवेदकों को भरने होंगे, और भरे हुए फॉर्म 5 से 20 जनवरी तक जो है राज्य पार्टी के मुख्यालय में जमा होंगे। और इस प्रोसेस पे ही शर्मा कह रहे हैं कि जो ये पार्टी ने उन सीटों पर अपने सदस्यों का आवेदन शुल्क भी वापस नहीं किया जहां वो पिछली बार विपक्षी सहयोगियों से चुनाव लड़ा था, उनका पूरा सिस्टम पैसे पर है। हम उसमें बीजेपी में अपने पार्टी के लोगों से कभी भी चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं मांगते हैं। आज के इस वीडियो में ये बताने आपको बताएंगे कि कितने लंबे समय से वहां बीजेपी ने किसनी तैयारी की है। अगर हम लोग उन तैयारियों पर गौर करें तो बड़ा दिलचस्प नजरिया सामने आता है कि इस बार वहां लड़ाई लंबी होगी। चूंकि एक और आरोप उन्होंने लगाया है गौरव गोगोई पर, उसके बाद हम मुस्लिम वोटर पर आपको अपना एनालिसिस देंगे। क्योंकि दिसंबर 2025 में भी उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए थे, और अब जनवरी की शुरुआत भी उन्होंने वही की है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो गौरव गोगोई है जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वहां के, और आपको याद होगा यहाँ लोकसभा में चूंकि वो कांग्रेस के उपनेता के तौर पर भी लड़ते हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, क्योंकि वो उनके पिता वहां लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई, तो और उनको ही इस बार कांग्रेस अपने
एक तुरुप के इक्के के तौर पर प्रस्तुत कर रही है। क्योंकि अब उन्होंने कहा कि इन्होंने शर्मा ने कहा था, हेमंता बिस्वा शर्मा ने, कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं गोगोई, उनके परिवार के पाकिस्तान के साथ गहरे रिश्ते हैं और उसमें आईएसआई के साथ लिंक शामिल है। क्योंकि उनकी, आपको मालूम होगा, उनकी पत्नी ब्रिटिश जो है एलिजाबेथ कोलबर्न के माध्यम से इन संबंधों को अक्सर वो आरोप लगाते हैं। और इस पर हालांकि बीजेपी का सोशल मीडिया पे वायरल, जिसमें गोगोई को पेजन कहा जाता है, खुद को अलग भी बताया। सबूत उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्यों इस तरह के आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि सितंबर 2025 में एक एसआईटी ने 10 सितंबर को रिपोर्ट सौंपी थी और जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे उजागर हुए। वो जल्द ही सार्वजनिक रूप से सबूत देंगे और ये सबूत वो एनआईए को सौंपने की बात कर रहे हैं, यानी गौरव गोगोई के पत्नी के रिश्तों को लेकर। क्योंकि गोगोई ने इन सारे आरोपों को कहा कि ये बेसलेस है, लो ग्रेड फिल्म है, बीजेपी का भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने का ये कोशिश है। ये लगातार, लेकिन आप देखेंगे गौरव गोगोई पर वो हमले लगातार करते हैं। क्योंकि जब बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक अभी हुई थी, तो उसमें हेमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कहा था कि कांग्रेस की कमजोरी से ध्रुवीकरण की राजनीति में असम में 1.5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो राज्य की जनसंख्या की को बदल रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम आबादी जो है, वो कहते हैं कि 34% जो है वहां असम की जो मुस्लिम आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक थी, वहां वो कहते हैं कि असमिया मूल के महज 3% वोटर हैं। बाकी सब उनके मुताबिक ये सब घुसपैठिए हैं और ये 2021 जो 27 में जो जनगणना होगी, ये उनके मुताबिक ये अनुमान जो है कि ये 40% तक पहुंच सकता है। और चूंकि इससे बार बार एक बात को क्लियर करता है, आपने देखा होगा कि असमिया पहचान, संस्कृति, भूमि और चिकन नेक जो कॉरिडोर है सिलीगुड़ी, उस पे इनकी वजह से खतरा हो गया। उन्होंने उदाहरण देने में तो कोई कमी करते नहीं। उन्होंने कहा धुबड़ी में ईद पे बीफ की खपत, लव जिहाद से हिंदू लड़कियों का प्रभावित होना, भूमि बिक्री से विस्थापन, ये सब एक के बाद एक देते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी मुस्लिमों को, वो मियां मुस्लिम जो कहते हैं, उनका कहना है कि भाई मैं इसलिए कहता हूं कि ये धर्म को राज से ऊपर रखते हैं। बांग्लादेश में चूंकि ये बयान जो है बांग्लादेश के दीपू दास की हत्या के बाद बहुत सारी चीजें वहां हुई, कई सारे ट्वीट हुए, उनको लेकर उन्होंने कहा और कहते हैं कि कांग्रेस लगातार, वो ये लंबी उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस लगातार घुसपैठियों का पक्ष ले रही है, जबकि बीजेपी तो असमिया लोगों को बचा रही है। चूंकि आपको मालूम होगा कि योगी मोदी आ चुके हैं 21 दिसंबर को, उन्होंने नामरूप में बड़ी रैली भी की थी और उसमें वामपंथी ताकतों पर भी अक्सर हिमंता इस तरह का आरोप लगाते हैं कि वो असमिया समाज को कमजोर करते हैं और जो नेपाली क्रांति की तारीफ करके इस पूरे इलाके में वो सब करते हैं। दरअसल जो लड़ाई है 2026 के चुनाव में, हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक चीज क्लियर कर रखी है कि ये लड़ाई जो है स्वदेश यानी राष्ट्र, स्वजाति यानी समुदाय, पहचान और भूमि संस्कृति की रक्षा की लड़ाई है। कांग्रेस और एआईयूडीएफ से उनकी लड़ाई असमिया जो जनजाति पर हो रहे हमले हैं उसको लेकर है। उनका कहना यह है कि असमिया आबादी का जो मुस्लिम का प्रतिशत 21% से घुसपैठियों का 40% तक पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सबको समाहित करता है, लेकिन बांग्लादेशियों की प्राथमिकता धर्म की है। और चूंकि इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि जो आरोप है, अगर उनके एक के बाद एक देखते हैं, तो उन्होंने पहले तो पाकिस्तानी लिंक का आरोप लगाया भाई गौरव गोगोई पे, और उसके बाद ये 1 जनवरी को भी उन्होंने कहा, अभी कल ही कहा, और बेसलेस ध्यान भटकाने की कोशिश को गौरव गोगोई ने कहा। घुसपैठ को बढ़ावा देना, ध्रुवीकरण, ये आरोप लगातार अगर आप देखेंगे राजनीति को तीखा कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग एसआईटी की रिपोर्ट, मैंने आपको बताया कि मई 2025 में गोगोई ने यह स्वीकार किया था कि वे पाकिस्तान गए थे, ये एक उसके बाद थे। तो उन्होंने चूंकि उसके जाने के बाद, उनके स्वीकार करने के बाद ही उन्होंने सितंबर 2025 में एसआईटी गठित कर दी थी। और ये चूंकि स्पेसिफिक कोई अभी तक सूचना ही नहीं आई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जल्दी ही सबूत को मैं जनता के सामने पेश करूंगा। अब हम लोग रिपुन बोरा का भी एक बयान उन्होंने दिया है कि भाई कन्फेशन अलग अलग है, लेकिन हम लोग उसको छोड़ते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि क्या हो रहा है वहां। जो आबादी का प्रतिशत है, ऐसे कितने विधानसभा सीट थी, उन पर क्या हो रहा है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि उन्होंने जो काम किया है
जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस पूरे चुनाव के लिए तैयारी की थी, उस पर हम लोग बताते हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद उन्होंने मुस्लिम संख्या को प्रभावित किया। मतलब जो कांग्रेस ने 48 सीटें मुस्लिम वोटों के लिए आरक्षित करने की मांग की थी, और उसके बाद जो यहाँ मैं उसके साथ, माफ कीजिएगा, मैं आपको वो बता रहा हूं डिलिमिटेशन से क्या क्या हुआ। दरअसल असम में 126 विधानसभा पूरी सीटों को अगर हम लोग देखते हैं, तो ऐसी सीटें जो मुस्लिम बाहुल्य यानी 50% मुस्लिम वोटर से ज्यादा हो सकता है, वो 23 है। ये मुख्य रूप से लोअर आसाम में है। ये धुबड़ी, गोलपारा, बरपेटा, नागांव और बराक वैली यानी करीमगंज और सिलचर में है केंद्रित। चूंकि डिलिमिटेशन में उन्होंने कुछ सीटों की सीमाओं को बदला गया है और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासी और हिंदू वोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ाई है, लेकिन 23 सीटें जो पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड हो गई हैं। अगर हम इसको चुनावी डेटा और 2023 के हिसाब से देखें, चूंकि सटीक जनगणना भी उसका इंतजार अभी भी है, पूरी नहीं आई है। धुबड़ी में जो है जो विधानसभा सीट है, जिला वाइज हम लोग अगर देखें, तो जो 23 सीटें जिनकी बात की जा रही है, उनमें धुबड़ी में धुबड़ी, गौरीपुर, गोपालगंज, मांकाचार, सालमारा साउथ है। ये एआईयूडीएफ का गढ़ है और यहाँ 70 से 80% मुस्लिम है। गोलपारा में आप देखेंगे 3 सीटें हैं, चेंगा, गोलपारा पूर्व, पश्चिम, गोलपारा पूर्वी, इनमें 60 से 65% मुस्लिम है। यहाँ कांग्रेस एआईयूडीएफ का पिछले उसका मैं देखा था, मैं ये भी देख रहा था कि लास्ट टाइम वहां कब गैर कांग्रेसी या गैर एआईयूडीएफ का उम्मीदवार चुना हो। क्योंकि जो मुस्लिम उम्मीदवार है उनका पूरा डेटा सामने आने में मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबा स्कैन करना है कि आखिरी बार कब वहां हिंदू वोटर सीट बाय सीट चुना गया था। उसको भी मैं डाटा को स्कैन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उस पर भी आपको जल्दी एक वीडियो देंगे। बारपेटा में बारपेटा, चाईगांव, बगाबार, जामुनामुख और भवानीपुर है, यहाँ 55 से 70% है। कांग्रेस यहाँ मजबूत है, मुस्लिम वोट निर्णायक है। नागांव में भी 3-4 सीटें, करीमगंज में मैं सारी सीटें आपको ऐसे बताऊंगा तो वो है, लेकिन यहाँ करीमगंज में, बराक वैली में बीजेपी ने हालांकि अपनी ताकत बढ़ाई है। सिलचर में हिंदू मुस्लिम मिश्रित है, तो बीजेपी अभी मजबूत है। सिलचर, सोनाई, हाइलाकांडी ये सीटें हैं, हाइलाकांडी भी उसको बोलते हैं, और रूपालीहाट, जालेश्वर, सरुखेती, इन सीटों में 6 से 8 है। 50 से 55% मुस्लिम वोटर है। तो ये वो 23 सीटें हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि वो, या जिनकी बात की जा रही है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, यहाँ है। और चूंकि जहां 50% सीटें हैं, जहां 30 से ऊपर है, वहां मुस्लिम वोटर अगर कंसोलिडेट होता है तो वो सीट को अपने दम पर जीत सकता है। इन 23 सीटों पर वो वहां अगर 70 से 80% वोटर को कंसोलिडेट करके करता है तो वो जीत जाएगा। अगर हम 2021 की बात करते हैं तो एआईयूडीएफ ने 5 में से 4 सीटें जीत ली थी। कहां? धुबड़ी में। लेकिन डिमिलिटेशन से बीजेपी ने क्या किया है कि 5 से 7 सीटों पे जो हुआ है उसमें हिंदू वोटर्स बढ़ गए हैं। कुल मिला के मुस्लिम वोट 40% या डोमिनेंट सीटों पर ही प्रभावित कर सकता है, वो सिर्फ 23 सीटें हैं। अगर हम 2016 से 21 में देखें तो मुस्लिम वोट 70% कांग्रेस की तरफ गया है, 20% एआईयूडीएफ पे गया है, और 2024 में लोकसभा में बीजेपी ने 50% मुस्लिम वोटों का क्लेम किया था। कौन का? जो 3% असमिया मुस्लिम की बात करता है, लेकिन बंगाली मुस्लिम पूरी तरह से उनके अगेंस्ट था, ये कहते हैं। चूंकि 2025 का अगर आपको पंचायत चुनाव होगा, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, उसमें भी एनडीए ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जीत हासिल की थी। तो आप अगर इस पूरी चीजों को देखते हैं कि आखिरी बार कब जीता था, तो मैं आपको बता दूं 2021 में मुस्लिम जो विधायक हैं वो 31 विधायक चुने गए थे असम की विधानसभा में। सभी कांग्रेस के 15 और एआईयूडीएफ के 16 थे, या उसके सहयोगी एजीपी, बीजेपी या उसके सहयोगियों का कोई भी मुस्लिम विधायक नहीं था, यानी एजीपी नहीं था या यूपीपीएल नहीं था। इनमें से किसी ने भी मुस्लिम बाहुल्य से सीट नहीं जीती। ये पहली बार था 50 सालों में जब कि सत्ताधारी गठबंधन में कोई मुस्लिम विधायक नहीं था। और अभी ट्रेंड 2016 में भी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी को शून्य सफलता मिली थी। एआईयूडीएफ ने 13 जीती थी और कांग्रेस ने 19 सीट उस समय जीती थी। तो आखिरी बार कभी इन सारी कॉन्स्टेंसी पर आपको दिखता हो तो 1990 से पहले कभी होगा तो होगा, लेकिन बहुत सीमित डेटा में वो दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, 2024 में बाय इलेक्शन में बीजेपी ने मुस्लिम प्रभावित जो सीट थी बेबारबंदा, वो चूंकि एसटी सीट है इसलिए जीत हासिल की थी, और 20 मुस्लिम वार्ड 2024 में जीते थे। तो लोकसभा सीट में 2024 में करीमगंज, जिसको मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है, वो जीता था। अब ये कोशिश जरूर कर रहे हैं
कि भाई हम लोग पेनिट्रेट कर सकें, लेकिन जिस तरह से एकदम ध्रुवीकृत हो जाता है, और खासतौर से हेमंता बिस्वा शर्मा तो कोई कमी छोड़ते नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि उनको कोई इस तरह की वोट मिलेगी। लेकिन 2024 के लोकसभा का चुनाव अगर आप देखते हैं तो वहां लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 11 सीट जीती थी, जिसमें बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी, और एजीएफ ने यानी असम गण परिषद ने 1 और यूपीपीएल ने 1 जीती थी। कांग्रेस ने कुल 3 वो सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी का जो वोट शेयर था वो और उनका वोट शेयर लगभग बराबर दिखता था, क्योंकि वो बटा हुआ ज्यादातर मुस्लिम वोटर। आप ये सोचिए वोट शेयर का कितना करीबी मामला है, 37.9 और 37.9 ये दोनों था। बस बीजेपी को फायदा ये था कि उसके पास एजीपी और यूपीपीएल था, और तो उसको जबरदस्त तरीके से वहां जीत मिली। अगर हम ये देखें कि उस विधानसभा सीट लोकसभा सीट को हम ये देख लें कि किस किस सेगमेंट के हिसाब से किसको मिला, तो आप ये देख के हैरान होंगे कि लगभग बीजेपी आसानी से अगर उस 2024 के साथ पर जीत रही है, और वोट प्रतिशत 50 से 60% है। अब ये तो देखना पड़ेगा कि लोकसभा सीट को वो इस तरह से कर पाते हैं या नहीं, लेकिन वहां अगर हम लोकसभा सीटों को विधानसभा सीटों पर उस चुनाव को लाके रख देते हैं, तो वो देखते हैं मोरीगांव जो जिला है वहां बीजेपी ने 55% से अधिक वोट शेयर लिया था। नौगांव विधानसभा लोकसभा सीट की अधिकतर सीटें बीजेपी आगे थी, यानी, और सोनितपुर जिला था 58% वोट शेयर था, और सोनितपुर लोकसभा सीट भारी वोटों से। जोरहाट सीट पर 52 से 55 था, ये अलग अलग सीटें थी। और गोलाघाट और सिक्किम जो जोरहाट डिब्रूगढ़ एरिया है वहां भी 50% वोट था। अगर हम ये देखें धुबरी और बलपेटा, वहां बीजेपी को मुश्किल से 20 से 30% वोट मिला था। कछार में 40% के करीब वोट था, लेकिन वहां डाटा के हिसाब से बहुत जबरदस्त था। अब अगर हम लोग देखते हैं 2019 के हिसाब से, तो बीजेपी को 2019 लोकसभा में मोरीगांव में 48%, फिर वो 21 में जाती है 52%, और फिर 2024 में वो 55% वोट शेयर लेती है। अगर हम लोग ये देखते हैं तो बीजेपी का वोट शेयर उनके पूरे इलाके में उन सीटों पर लगातार बढ़ रहा है जहां उसने जीत हासिल की थी। यानी ये कोई वो नहीं है, असम के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में 5 से 7% की वृद्धि हुई थी, जो उसके काम की तरफ इशारा करती है, या उस गठबंधन के जो सोशलिस्ट वो वहां का वो है सोशल फैब्रिक है, उसमें उस गठबंधन के बढ़ने की बात करती है। क्योंकि विपक्ष के वोटों में बंटवारा हो चुका था, एआईयूडीएफ ने कांग्रेस से अलग लड़ा था, इसी वजह से धुबड़ी में एआईयूडीएफ के को 10 लाख वोटों से ज्यादा हारना पड़ा था, और इसीलिए मुस्लिम वोट बटे। लेकिन उन तमाम जगह पर अगर बटते भी हैं तो वो बीजेपी को नहीं मिलते हैं। अगर मैं इस तरह से देखूं कि कितनी सीटें जो दिखाई देती हैं, तो वो लगभग 100 सीटों के करीब कांग्रेस बीजेपी को उनके गठबंधन को वहां दिखाई दे रही थी, अगर हम लोग उनके हिसाब से देखें जो लोकसभा को उतार देते हैं। तो बीजेपी का लगभग 100 से ज्यादा रह के वो आगे 100 सेगमेंट पर आगे थी। तो अगर हम लोग एरिया देखते हैं तो केंद्रीय और उत्तरी असम क्षेत्र जो बीजेपी के लिए काफी बड़ा वो है, और ये तमाम लोग हेमंता बिस्वा शर्मा के प्रभाव वाले इलाके हैं। पूर्वोत्तर असम जिसमें कहते हैं बीजेपी ने बड़ी जबरदस्त मार्जिन से लीड ली थी, जिसमें डिब्रूगढ़ जोरहाट के सेगमेंट है, और जहां चाय बगानों और आदिवासियों का वोट शेयर बड़ी तादाद में एनडीए के पक्ष में था। दक्षिण असम ऐसी जगह है जहां करीमगंज सिलचर के कुछ सेगमेंट में बीजेपी आगे रही, लेकिन एआईयूडीएफ वाले बंगाली मुस्लिम इलाके में वो चुनौती में रही। कांग्रेस के जो लीड वाले सेगमेंट अगर आपको दिखते हैं, तो कांग्रेस ने क्या किया, नगाम, करीमगंज, जोरहाट के विधानसभा क्षेत्र मिला के कुछ 20 से 25 सीटों पर उसकी बढ़त थी, खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में। और एआईयूडीएफ सिर्फ धुबड़ी और बरपेटा के अधिकांश जो सेगमेंट है उनको छोड़कर बाकी सब जगह दिखती नहीं है। हालांकि लोकसभा स्तर पर वो हारी है, लेकिन ये दोनों जिले अभी भी कांग्रेस से ज्यादा एआईयूडीएफ के पास है, और इन दोनों की लड़ाई से बीजेपी को कोई फायदा दिखता नहीं है। तो जो हेमंता बिस्वा शर्मा है वो एक बुरी लड़ाई है, और उस लड़ाई में वो आगे बढ़ चढ़ के मुझे लगता है कि हमला भी कर रहे हैं, और उसके साथ लड़के जीतने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी वहां बड़े तौर पर अभी आप देख रहे हैं कि वहां जल्दी ही अमित शाह जाकर उस पूरी स्ट्रेटजी को देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा अपने बयानों से पूरी राजनीति को गरमाते रहेंगे, और इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि जो कंसोलिडेशन है उसमें बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सफलता लेकर आए।
तो देखते हैं कि गौरव गोगोई के खिलाफ उनके आरोपों का पिटारा कहाँ तक जाता है, जब वो सामने लाते हैं। अभी आरोप तो आ ही रहे हैं, लेकिन तब तक के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। आज का दिन आपका शुभ हो।